हाय। सेमेस्टर 1 के लिए जिनका मेन हिंदी है उनके लिए पेपर 1 का एक प्रश्न, विद्रोही काव्य का भावार्थ अथवा सारांश लिखिए। प्रस्तावना, भावार्थ और सारांश, अंत में निष्कर्ष से यह प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे। अब हम इसका उत्तर देखते हैं। विद्रोही काव्य हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी की प्रख्यात कविता है। कवि ने एक वृक्ष के छोटे से बीज को विद्रोही का प्रतीक बनाकर विद्रोहियों के संघर्षपूर्ण जीवन, आत्मबल एवं सेवापरायणता तथा परोपकार जैसे गुणों का चित्रण किया है। जिस प्रकार वृक्ष नष्ट होकर भी फिर से पनप उठते हैं, उसकी शाखाओं को काटने पर वह अधिक हरी भरी होकर पुनः फैलती है तथा सदाकाल और समय के थपेड़ों को सहकर मार्ग में जाते हुए पथिकों को अपनी शीतल छांव देते हैं, फल और फूल देते हैं, उसी प्रकार विद्रोही की काल और समय से लड़कर अपने कर्मों के द्वारा देशवासियों का कल्याण करते हैं। अब हम काव्य का भावार्थ देखेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रभक्त क्रांतिकारी कवि थे। उनकी कविताओं का प्रधान विषय राष्ट्रीयता और देश प्रेम है। अंग्रेजी राज के प्रति उनका संघर्ष एवं विद्रोह प्रसिद्ध है। वे स्वयं विद्रोही थे और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह करने के फल स्वरूप जेल की कठोर यातनाएं भी सही थी, जिसका चित्रण उनकी प्रसिद्ध कविता कैदी और कोकिल में हुआ है। प्रस्तुत काव्य विद्रोही भी माखनलाल चतुर्वेदी जी की विद्रोही विचारधारा से निष्पन्न हुई है। कवि ने वृक्ष के एक छोटे से बीज को प्रतीक बनाकर अपनी बात को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत कविता अंग्रेजों के शासनकाल में लिखी गई थी और प्रतीकार्थ स्वाधीनता संग्राम के विद्रोही जननेताओं को श्रद्धांजलि दी गई थी। काव्य के पूर्वार्ध की प्रारंभिक पंक्तियों में सर्वप्रथम संसार की नश्वरता का परिचय दिया है। कवि कहते हैं कि काल की गर्त में बड़े बड़े नगर, राज्य सत्ताएं, वीर योद्धाएं आदि लुप्त हो गए हैं। बड़े बड़े महल एवं मंदिर भी ध्वस्त हो चुके हैं। बड़े बड़ों की हस्तियां भी मिट चुकी है। इस धरती पर ऐसा चमत्कार है कि इसमें सब समझ आते हैं। नगर गड़ गए, महल गड़ गए, गड़े किले मीनारे, मंदिर मस्जिद गिरजे सब भी भूमि धसी दीवारें। तात्पर्य यह है कि इस पृथ्वी पर सब नाशवंत है। मानव के शव ही नहीं बल्कि देवताओं की मूर्तियां भी भूमि में समा गई है। कवि प्रखर शब्दों में कहते हैं कि इस भूमि पर वह ही टिक पाता है जो विनम्र है, परिवर्तनशील है, जो सत्ता, पद, प्रतिष्ठा एवं धन वैभव के घमंड में मत होते हैं। धरती उन्हें अपने में मिला लेती है, अर्थात वे सब मिट्टी में मिलकर अपना अस्तित्व समाप्त कर देते हैं। कवि इस बात को चुनौती भरे स्वर में भी कहते हैं, शक्तिहीन जो हुआ कि बैठ हम भू पर आसन मारे खा जाते हैं, उसको मिट्टी के ढेले हथियारे। कवि शाश्वत एवं नश्वर में मुख्य कारणों के वर्णन के बाद गुलाम भारत में नई जवानी और जोश भरने का स्वर प्रबल करते हैं। कवि को इस बात की पीड़ा है कि हमारा देश गुलाम है। वह भारत भूमि का गौरवगान करते हुए कहते हैं कि जो वीर है, त्यागी है, मातृभूमि के लिए शीश चढ़ाने को तत्पर होते हैं, मातृभूमि उसी की होती है। धरती उसके लिए माता के समान है, किंतु जो विलास वैभव में डूबा हुआ है, मातृभूमि उसकी नहीं होती। ऐसे लोगों के हाथों से शासन भी चला जाता है। इनके महल दुश्मनों के हाथों ध्वस्त हो जाते हैं और वे केवल अतीत की निशानी बनकर रह जाते हैं। आने वाली पीढ़ी केवल इन भग्नावशेषों को देखती रहती है। कवि इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि बड़े बड़े महलों के महराब के पत्थर नर्मदा नदी और उसके आसपास के तालाबों में घाट के पत्थर के रूप में लगे हुए हैं। नर्मदा तट पर ही
प्रसिद्ध ऐतिहासिक क्षेत्र मांडव का किला आज भूमि की धूल में दबा पड़ा है। पर्यटक आज इसे देखकर अपने आप को धन्य समझते हैं, पुण्यशाली समझते हैं। वहां का समस्त वैभव एवं भव्यता आज समाप्त हो चुकी है। कवि अफसोस जताते हुए इस सत्य को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, बना इतिहास विचारा निठुर प्रकृति का आज हास, ले बैठी स्वतंत्रता भावना मिट्टी में संन्यास। काव्य के मध्य भाग में कवि ने विद्रोही जनों का गुणगान किया है। अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए कवि ने वृक्ष के छोटे से बीज को विद्रोही का प्रतीक बनाया है। बीज में वह अदम्य जीवन शक्ति होती है कि वह धरती का सीना चीरकर अपना अस्तित्व प्रकट करता है। कवि स्वयं बीज बनने की अदम्य इच्छा प्रकट करते हैं, किंतु एक मैं भी हूं किसी वृक्ष का छोटा दाना, मुझको है महलों जैसा ही मिट्टी में मिल जाना। और वह बीज के समान अपना अपार शक्ति पाकर धरती का सीना चीरकर बाहर आकर अपने अस्तित्व का परिचय देना चाहते हैं। किंतु लहराता हूं मैं नभ पर शीतल मंद समीरे। कवि विद्रोही बनकर मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तत्पर है, तो देशवासियों के लिए वह अपने निजी सुखों की परवाह न करके उन्हें सुखी बनाने को तत्पर है। उनकी चाह है कि बीज मिट्टी में मिलकर ही पृथ्वी पर हरियाली ला सकता है, इसलिए वह भी बीज के समान अपने आप को मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर देना चाहते हैं। वे कहते हैं कि मैंने मिट जाने में सीखा है जग में हरियाणा, मेरी हरियाली दुनिया है मिट्टी में मिल जाना। कवि ने विद्रोही के जीवन कर्म को आगे की पंक्तियों में चित्रित किया है। कवि के अनुसार जिस प्रकार बीज में से वृक्ष बनता है और वृक्ष से फल, फूल, पत्ते, डालियां, छाले भिन्न भिन्न रूप से मानव जाति के लिए उपयोगी होते हैं, उसी प्रकार विद्रोही का जीवन भी समूची मानव जाति के कल्याण के लिए ही होता है। यही उसका जीवन कर्म होता है। विद्रोही के जीवन में भी वृक्ष के समान कठिनाइयों को सहना लिखा है होता है। वृक्ष आंधी, तूफान, कड़ी धूप, बारिश सब कुछ सहकर भी अविचल रहता है। उसी प्रकार विद्रोही भी अनेक संघर्षों का सामना करता हुआ अपने कर्म क्षेत्र में अविचल खड़ा हो रहता है। विद्रोही को इस बात पर गौरव है और इसीलिए वह प्रसन्न होकर कहता है, विद्रोही है हर्मी, हमें हमारे फूलों में फूल आते हैं और हमारी कुर्बानी पर जड़ भी जीवन पाते हैं। दूसरों के लिए अपने सर्वस्व का त्याग कर देना ही विद्रोही का लक्ष्य होता है, यही उसका जीवन कर्म होता है। यहाँ तक कि उसे अपने विनाश पर भी गर्व होता है, विनाश में भी वह अपना सौभाग्य देखता है। विद्रोही सीखे विनाश पर नित सौभाग्य बसाना। कवि बीज की प्रखर ताकत एवं अदम्य जिजीविषा का अनेक उदाहरणों के द्वारा जयघोष करते हैं। कठिनाइयों में, संघर्षों में, चुनौतियों में विद्रोही का मनोबल एवं शक्ति और बढ़ जाते हैं, उसमें अदम्य साहस आ जाता है। यही कारण होता है कि वे निडर होकर ऐसे खतरों को मोल लेते हैं जहां मनुष्य नहीं, पशु भी नहीं जा पाते। बीज के समान विद्रोही भी अत्याचारों के आगे झुकते नहीं हैं, बल्कि और अधिक दृढ़ता से मुकाबला करते हैं। वे ऐसी परिस्थितियों में अधिक लहरा उठते हैं। कवि विद्रोही के प्रतिनिधि के रूप में विद्रोहियों के गुणों एवं विशेषताओं का अनेक प्रकार से परिचय करवाते हैं। विद्रोही के व्यक्तित्व के प्रमुख गुणों को कवि ने इस प्रकार चित्रित किया है। मिट्टी में मिलना, हरियाणा फिर होना अंगारे, इन गुणों के कारण ही उसमें प्रबल आकर्षण होता है। धरती की हरियाली देखकर ही उस पर बादल प्रेम की वर्षा कर देते हैं। दमकती दामिनी भी आकाश छोड़कर धरती का आलिंगन करने कूद पड़ती है, तो अपने पुष्पों से हम प्रेमाकांक्षियों को
आकर्षित करके प्रेम पाश में बांध देते हैं। काव्य के उत्तरार्ध में कवि ने बीज अर्थात विद्रोही बलिदान भावना का परिचय दिया है। सारांश के रूप में हम यह कह सकते हैं कि विद्रोहियों के विभिन्न रूप होते हैं। प्रत्येक विद्रोही हर पल अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तत्पर होता है। यह बलिदान भिन्न भिन्न रूपों में भी होता है। जिस प्रकार कोई वृक्ष अपना जल देकर, कोई फूल देकर, कोई पत्ते देकर, कोई छांव देकर बलिदान देता है, उसी प्रकार विद्रोही भी देश के लिए बलिदान देता है। बीज किसी भी प्रकार की मिट्टी में पनपता है और विकसित होता है, और उसी प्रकार विद्रोही भी किसी भी प्रकार की जलवायु में पनपता है, विकसित होता है। वह किसी से भी किसी प्रकार के अवरोध से डरता नहीं है और उसे पार करके ही रहता है और गौरवपूर्ण अपना सीना ऊंचा कर उठाकर जीता है। और इस प्रकार यहाँ विद्रोही काव्य का भावार्थ पूरा हुआ।